जियानलूका दी जोया यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के एक अतालवी ओहदेदार थे जो यूरोप के हर मुल्क में मौजूद एक सिफारती इदारा है। जियानलूका की तैनाती फ्रांस में थी, अगरचे वो वहाँ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते थे, बल्कि उसके बिल्कुल बरक्स। उनकी मुलाजमत की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो उन्हें पूरे यूरोप में घूमने का मौका देती थी और खुशकिस्मती से उनकी बीवी और बेटा भी अक्सर उनके साथ सफर करते थे। ये मुलाजमत उन जैसे शख्स के लिए बिल्कुल मौजू थी। वो और उनका छोटा सा खानदान हर नए मुल्क के कौमी खेल, हाइकिंग मकामात या किसी भी ऐसी सरगर्मी में खुद को झोंक देते थे जिसमें जिस्मानी मुशक्कत शामिल हो। जियानलूका खास तौर पर गोताखोरी, डाइविंग के शौकीन थे और जवानी में तो उन्होंने उसे पेशावराना तौर पर अपनाने पर भी गौर किया था। आप उन्हें देखकर कभी अंदाजा नहीं लगा सकते थे, लेकिन जियानलूका 48 साल के थे। वो अपनी उम्र से कहीं कम नजर आते थे। ये सिर्फ अतालवी लिबास का कमाल नहीं था, बल्कि वो मुसलसल जिस्मानी सरगर्मियां थीं जो वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे में शामिल रखते थे। दिसंबर 2024 में वो एक बार फिर एक नए मुल्क में थे, मगर इस बार मकसद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मजबूत करना नहीं था। दी जोया खानदान यहाँ जियानलूका की 48वें सालगिरह मनाने आया था और उन्होंने मिस्र को अपनी मंजिल मुंतखब किया, खास तौर पर साहिली गांव मिर्सी अलम को, जिसे मिस्री मालदीव भी कहा जाता है। आमतौर पर जब हम मिस्र के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एहराम, ऊंट और सहरा आता है और हम ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क में निहायत दिलकश रेतीले साहिल और हैरान कुन समंदरी हयात भी मौजूद है जो गोताखोरों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। सच तो ये है कि मिस्र के रिजॉर्ट्स, तैराकी के मकामात कम सराही गई हैं। जियानलूका ने इस जगह का इंतखाब 3 वजूहात की बिना पर किया। पहली ये कि वो यूरोप काफी देख चुके थे और कुछ नया देखना चाहते थे। दूसरी ये कि ये जगह बेहद खूबसूरत थी और पूरे खानदान के लिए दिलचस्पी का सामान रखती थी। और सबसे अहम बात ये कि मिर्सी अलम में डियोगोइंग पाए जाते हैं। ये शानदार और निहायत नरमखू समंदरी जानवर जिन्हें समंदरी गाय भी कहा जाता है। जियानलूका ने अपनी जिंदगी में बेशुमार समंदरी मखलूकात देखी थी, मगर ये सुस्त रफ्तार मुमालिया उनकी फहरिस्त ख्वाहिशात में बरसों से शामिल थे। वो अपनी नौमरी के आखिर में डाइविंग से वाबस्ता हुए थे और कम से कम एक डियोगोइंग देखे बगैर वापस जाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। लेकिन इससे पहले खानदान को पहुंचना, बसना और 21 तारीख को उनकी सालगिरह मनाना थी। सालगिरह की तकरीब शानदार रही। इस खुशमिजाज शख्स ने वहाँ एक नया दोस्त भी बना लिया, एक और अतालवी जोसेपे आनी, जो खुद भी गोताखोरी का शौकीन था और ONG के समंदरी कछुओं और मुख्तलिफ अकसाम की डॉल्फिन देखने आया था। दोनों ने स्कूबा डाइविंग का सामान किराए पर लेने का ऑर्डर दिया और इत्तेफाक से उन्होंने एक ही कंपनी के साथ बुकिंग की, जिसके तहत वो 27 तारीख को एक ही ग्रुप में डाइव करने वाले थे। खाने के दौरान उन्होंने तय किया कि चूंकि बड़े डाइव से पहले अभी 5 दिन बाकी हैं, इसलिए वो इस दौरान स्नर्कलिंग करेंगे। ये एक बेहतरीन मंसूबा था। खवातीन और बच्चे रिजॉर्ट की तफरीहात से लुत्फानंदोज हो सकते थे, जबकि वो दोनों शायद खुशकिस्मती से बड़ी डाइव से पहले ही अपनी पसंदीदा समंदरी मखलूक देख लेते। अगर 5 दिन पानी में गुजारना ज्यादा लगता है तो हकीकत में ऐसा नहीं। इन रंग बरंगी चटानी चटानों रेव्स में जिंदगी की कसरत नाकाबिले यकीन है। मोरे ईल्स, स्टोन फिश, रीफ शार्क्स, कछुए, रेज, ग्रुपर्स और नर्म मरजानों के बागात और बुलंद चटानी सतून। नए दोस्तों ने 22 तारीख की सुबह जल्दी आगाज किया। बदकिस्मती से उनका स्कूबा सामान अभी नहीं पहुंचा था, इसलिए उन्होंने स्नर्कलिंग पर ही इक्तफा किया। दोपहर तक वो 2 इकसाम की रेज, बेशुमार मछलियां और चंद छोटे वाइट टिप रीफ शार्क्स देख चुके थे जो उनके बाजुओं से ज्यादा लंबे नहीं थे। उन्होंने अपनी बीवियों के साथ दोपहर का खाना खाया और अगले दिन काइट सर्फिंग आजमाने का फैसला किया, मगर फिलहाल उनके सामने चटानी बागात का एक लंबा सिलसिला था जिसे वो मजीद दरियाफ्त करना चाहते थे। वो वापस पानी में गए और आहिस्ता आहिस्ता साहिल से तकरीबन 50 मीटर दूर निकल गए। ये ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर महफूज हुदूद से बाहर गए हों। वो बस चटानों और मरजानों की एक लकीर के साथ साथ बढ़ते गए और उनके फिन उन्हें गहरे पानियों में ले गए, बगैर उसके कि उन्हें एहसास हो। और जैसा कि हम जानते हैं, जितना गहरा पानी उतने ही बड़े शिकारी। इन अतालवी दोस्तों के लिए वो शिकारी एक 16 फीट लंबा टाइगर शार्क था जो सारा दिन साहिल के करीब चक्कर लगा रहा था, इस इंतजार में कि कोई इंसान गिरोह से अलग हो जाए। जियानलूका इस शिकारी के सबसे करीब थे, इसीलिए वही इसका निशाना बने। जब वो एक एक्टोपस को देखने के लिए दोबारा नीचे गए जो एक चट्टान के नीचे छुपा हुआ था, तब हमला हुआ। जियानलूका ने सरमई टारपीडो को अपनी तरफ आते देखा। पानी इतना साफ था कि कुछ भी छुप नहीं सकता था। उनके मुंह से निकलते बुलबुले और एक खामोश चीख सतह तक पहुंच गई, उससे पहले कि वो खुद पहुंचते। शार्क ने उसकी कमर और कोल्हे को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और दोनों को सतह की तरफ धकेल दिया। चंद गज दूर मौजूद जोसेपे ने एक घुटी हुई चीख सुनी, एक छुपाका देखा और फौरन अपने दोस्त की तरफ तैरने लगा, ये समझते हुए कि शायद वो बीमार हो गया है या नमकीन पानी निगल लिया है। लेकिन फिर उसने जियानलूका के गिर्द सुर्ख होता हुआ पानी देखा और फिर कयामत बर्पा हो गई। जोसेपे ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। वो चीखो पुकार और हड़बुम की तरफ तैरता गया। साहिल पर मौजूद हुजूम, जिनमें दोनों की बीवियां भी शामिल थीं, सब कुछ देख रहे थे। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे और कुछ कश्तियों की तरफ दौड़े, मगर
मगर इससे पहले कि कोई इंजन स्टार्ट करता, जोसेपे पहले ही जियान लूका तक पहुंच चुका था। उसने शार्क को पकड़ने की कोशिश की, नंगे हाथों से लड़ने का इरादा था, मगर उसके हाथ और बाजू तेज दांतों से चीर दिए गए। जियान लूका अभी जिंदा थे, बेशुमार जख्मों से खून बह रहा था, बमुश्किल अपना सर पानी से ऊपर रखे हुए। दर्द पर रद्दे अमल का वक्त ही नहीं था। जोसेपे ने दोबारा हमला किया। उस बार उसने शार्क की सख्त जल्द पर घोंसे मारे, जहां तक पहुंच सका। हैरतअंगेज तौर पर शार्क पलटकर भाग गया। जोसेपे ने अपने दोस्त को बगलों से पकड़ा, मगर खौफ से उसका दिल दहल गया। उसका हाथ फटी हुई नसों और कटे हुए गोश्त के अंदर चला गया। जियान लूका का बाजू महज एक धागे से लटक रहा था और वो तेजी से खून खो रहे थे। जियान लूका के बोझ और उनके जख्म को दबाने की कोशिश के दौरान जोसेपे को अचानक पानी के नीचे खींच लिया गया। दरिंदा वापस आ चुका था। इस बार उसने जोसेपे को पैरों से पकड़ लिया, मगर गलती से दोनों तखने एक साथ पकड़ लिए। जोसेपे ने फितरी रद्दे अमल में शार्क के मुंह की छत पर लात मारी, जिससे वो लम्हाती तौर पर सुन्न हो गया। उसी वक्त एक छोटी कश्ती उनके पास आ पहुंची, जिसमें 2 आदमी सवार थे। उन्होंने कश्ती रुके बगैर ही दोनों को खींचकर ऊपर ले लिया। अगर शार्क तीसरी बार हमला करना भी चाहता तो उसका शिकार अब लहरों से गायब हो चुका था और उसकी जगह धाड़ता हुआ इंजन था, जिसने उसे मजीद बदहवास कर दिया। आखिरकार वो गहरे पानियों की तरफ लौट गया। कश्ती बहुत पुरानी थी, उसका इंजन हाँप रहा था। जब वो रेत से टकराई तो इंजन जलकर खत्म हो चुका था, मगर उसने अपना काम कर दिया था। वो जोसेपे को, जिसके हाथ, बाजू और टांगे शदीद जख्मी थीं, और जियान लूका को साहिल तक ले आई, जिनका बाजू तकरीबन कट चुका था और कोल्हे पर एक बड़ा जख्म था, जहां से आंतें बाहर आ रही थीं। साहिल पर मुकम्मल अफरा तफरी थी। बीवियां और बच्चे बदहवास थे, लोग चीख रहे थे और कोई अमला नजर नहीं आ रहा था। खुशकिस्मती से कश्ती चलाने वाले 2 मुलाजमीन ने किसी हिदायत का इंतजार नहीं किया। उन्होंने चंद मजबूत आदमियों को साथ लिया और दोनों जख्मियों को उठाकर रिजॉर्ट से पार्किंग की तरफ ले गए। किसी ने एम्बुलेंस बुला ली थी, जो पार्किंग में पहुंचते ही आ गई। जियान लूका को अस्पताल पहुंचने से बहुत पहले मुर्दा करार दे दिया गया। 2 घंटे की कोशिश के बाद मौत का वक्त दर्ज किया गया और लाश को वतन वापसी के लिए तैयार किया गया। दूसरी तरफ जोसेपे की हालत तवक्को से कहीं ज्यादा खराब थी। एक ऐसा शख्स जिसने 16 फीट के शार्क से 2 बार लड़ाई की, उसके हाथ, बाजू और निचली टांगे बुरी तरह फटी हुई थीं। उन्हें सीने में सैकड़ों टांके लगे और काफी मिकदार में खून चढ़ाना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक उसे होश में भी नहीं होना चाहिए था, मगर वो अतालवी जबान में गालियां देता रहा जब नर्सों ने उसकी बीवी को अंदर आने से रोका। तमाम तर जख्मों के बावजूद जोसेपे के मुकम्मल सेहतयाब होने की उम्मीद है। अगरचे उसकी उंगलियों की मुकम्मल महारत शायद वापस न आए, मगर वो अब दोबारा पेंसिल पकड़ने के काबिल हो चुका है। जोसेपे खुशी से दोनों हाथ कुर्बान कर देता अगर उसके बदले जियान लूका एक दिन और जिंदा रह सकते और वो डियोगुंग देख सकते, जिनका उन्होंने ख्वाब देखा था। बदकिस्मती से ये रेड सी में शार्क हमलों का न पहला वाकया है और न ही आखिरी। मिस्र में गुज़श्ता 1 दिहाई से इन हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर जल्द इस मसले पर काबू न पाया गया तो रेड सी के शिकारी एक और इंसान को उसकी खौफनाक आखिरी तकदीर तक पहुंचाने में देर नहीं लगाएंगे।